हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में सब्सट्रक्चर कोचिंग के। तो हमने हाई स्कूल के विज्ञान के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब कि रसायन विज्ञान जो है हमारा रसायन विज्ञान वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, मतलब कि लाइफ प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं विज्ञान का छठा चैप्टर, अध्याय 6, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा जैव प्रक्रम। तो देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए, जैव प्रक्रम जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट का उत्सर्जन आदि सारी क्रियाएं जिसमें सम्मिलित होती हैं वह जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में क्या होता है? मुख्यतः हमारा पोषण, शरीर के अंदर पदार्थों को पहुंचाना, संवहन करना, श्वसन क्रिया, अपशिष्ट का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। वे सभी प्रक्रम जो अनुरक्षण का कार्य, मतलब जीवित रहने के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। आप इसको नोट्स कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य क्या होता है? मुख्य सबसे पहले देखते हैं पोषण। मुख्य क्या होता है? पोषण। तो पोषण होता क्या है? पोषण में जो हम शरीर है, हमारा शरीर, इसमें यदि टूट फूट हो जाए या इसको कार्य करना है, कार्य करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, हमारे शरीर को ताकत, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें पोषण करना पड़ता है। अब पोषण में होता क्या क्या है? पोषण विभिन्न प्रकार से होता रहता है। जैसे भोजन द्वारा, भोजन को ग्रहण करना, फिर उससे ऊर्जा निकालना, ऊर्जा को शरीर की एक एक कोशिकाओं तक, ये जो देख रहे हैं, एक एक अंग तक, एक एक कोशिका तक पहुंचाना, आज सभी कार्य जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। तो आप इसको नोट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पोषक तत्व। पोषक तत्व। तो पोषक तत्व होते क्या है? वे ऐसे तत्व या ऐसे जो चीजें हमें अनुरक्षण करने के लिए सहायता प्रदान करती है, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, या जिससे हम कह सकते हैं हमारे शरीर का जैव प्रक्रम, पूरा जैव प्रक्रम जो है वह कार्य करता है। इसमें नंबर 1 जो हमारा होता है वह होता है कार्ब, कार्ब या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? यह एक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं, भोज्य पदार्थों से हम प्राप्त करते हैं, तो हमें मिलता क्या है? इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा से हम फिर आगे कार्य करते हैं। तो कार्ब हमारे लिए क्यों जरूरी है? कार्य करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट पाया किसमें जाता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें पाया जाता है? जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, एक तो होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, एक क्या होता है? सरल कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा सरल कार्ब, जो कि हमारा गन्ना, जिसको हम बोलते हैं शुगर केन, गन्ना, चुकंदर, इन सब चीजों में पाया जाता है सरल कार्बोहाइड्रेट। मतलब इजी डाइजेस्टिव होता है। जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो आसानी से यह टूट कर हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। और एक होता है जटिल कार्ब। जटिल कार्ब किसमें हमारा पाया जाता है? आलू में हमारा, या चावल, मंड बोल सकते हैं, मंड। तो इन सब में हमारा जटिल कार्ब पाया जाता है, और यह हमारा गन्ना, चुकंदर, इन सब में सरल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह जरूरी क्यों होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। नंबर 2 देख सकते हैं पोषक तत्व में, नंबर 2 होता है वसाएं। क्या होता है? वसाएं। यह भी जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। वसा भी जो है हमारा
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो वसा और कार्ब में अंतर क्या है? क्योंकि यह भी हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, कार्ब से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम कार्य करते हैं, और वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम कार्य करते हैं। तो वसा जो हो, इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है वह कम रहती है, यह बात ध्यान में रखना। वसा में क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है, और यह उस टाइम भी कार्य करता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता, तब हमारी वसा की जो ऊर्जा है वह कार्य करते है। जैसे मान लीजिए आप अचानक से जिम जाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है? कार्ब की वजह से तो आपको मिली जो ऊर्जा थी, लेकिन अचानक से आपको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता है जब आप जिम ज्वाइन किए। तो यहाँ पर आपकी वसा जो होती है, जिसको फैट बोलते हैं, फैट से हमें ऊर्जा मिलती है, और धीरे धीरे हम क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा फैट कम होता है, तो यहाँ पर वसा काम आती है। और वसा पाया किसमें जाता है? वसा हमारा मछली तेल, मछली हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, दूध, इन सब चीजों में क्या होता है? हमारे वसा पाई जाती है। नंबर 3 जो है इसमें पोषक तत्व में, वह क्या है? प्रोटीन। क्या है वह? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन वह पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट को रिकवर करते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके दौरान हमें चोट लग गई या कहीं पर कट गया, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए क्या होता है? प्रोटीन होता है। या अंदर से कोई सेल जो है टूटती है, तो उसको सही करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए हमारा प्रोटीन काम में आता है। प्रोटीन हमारा किसमें पाया जाता है? अंडे में, मछली में, मांस मछली में अधिकतर पाया जाता है, मूंग में, ये सब क्या है? प्रोटीन रिच होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 हमारा होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधी बनाते हैं, रोग प्रतिरोधी, या कह सकते हैं रोगों से लड़ते हैं। इसलिए हमें विटामिन भी लेते रहना चाहिए, पोषक तत्व के रूप में विटामिन भी हमें लेना चाहिए। विटामिन से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जैसे कि विटामिन बी, सी, ई, डी, बहुत सारे विटामिन है। आप सब विटामिन के बारे में कक्षा 9 में तो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सारी विटामिन हमें रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और जल में जो घुलनशील विटामिन है वह होती है बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जो विटामिन है अधिकतर वसा में घुलनशील है, जैसे ए, डी, के, ये सारे विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है। और यह बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। तो यह हो गए विटामिन। और नंबर 5 जो हमारा पोषक तत्व में आता है, नंबर 5 जल व खनिज लवण। जल व खनिज लवण। तो जल जो है, जल हमारे शरीर में मुख्य भाग है। जल क्या है? हमारे शरीर में मुख्य भाग है। आप सबको पता होगा मनुष्य के शरीर में 70%, कितना? 70% भाग जल है। 70% भाग जल का पाया जाता है। जल जो है, इन सब चीजों को हमने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद कहां पर जाएंगे? हमारे आमाशय में, पेट में जाएंगे। तो वहां से इनको प्रत्येक कोशिका तक कौन पहुंचाएगा? जल। क्योंकि यह एक अच्छा विलायक होता है। क्या होता है? यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए। तो फिर से एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पोषक तत्व, पोषक तत्व में हमारा नंबर 1 आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नंबर 1 होता है इसमें सरल कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होता है। नंबर 2 होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, जो कि आलू, मंड, इन सब चीजों से प्राप्त होता है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है कार्य करने की। नंबर 2 आती है वसाएं। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है, और ये जो होती है मछली, तेल, मक्खन, इन सब चीजों में पाई जाती हैं। इन सब चीजों में पाई जाती हैं। इनसे भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये स्टोर रहती हैं। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
तब ये वसाओं द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 3 क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन से यदि हमारे सेल डैमेज हो जाती हैं या हमें चोट लग गई तो वह टूट फूट को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम प्रोटीन लेते हैं। और प्रोटीन जो है हमारा ग्रोथ के लिए, वृद्धि में भी हमारा प्रोटीन सहायक होता है। तो शुरुआत में जो है प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यदि किसी को कम प्रोटीन मिलेगी तो उसका कद उतना लंबा नहीं रहेगा, उसकी ग्रोथ कम होगी। नंबर 4 देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या होती है? हमारे रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे आप सबने देखा होगा, कभी कभी हल्का फीवर हो गया या कोल्ड हो गया तो उसमें अपने आप कुछ समय बाद वह ठीक हो जाता है। तो वह कुछ समय बाद ठीक कैसे हुआ? वहां पर जो विटामिन है ये क्या होती हैं? उससे बैक्टीरिया से लड़ती हैं, उस बैक्टीरिया से लड़ती हैं, प्रतिरक्षा करती है हमारे शरीर की, और यहाँ पर हमें वो सही हो जाता है खुद ब खुद। कभी कभी ऐसा होता है। और जल हमारा क्या है? बहुत अच्छा विलायक है, जो कि इन सारी चीजों को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें, पोषक तत्व समझ में आ गए होंगे। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, और बाकी आपको जो पूरे नोट्स है वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पोषण के प्रकार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषण कितने प्रकार का होता है? तो आप लिख सकते हैं पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? इस प्रकार का पोषण जो कुछ जो होते हैं जीवधारी, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की सहायता से। तो उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण। स्व मतलब स्वतः, स्व मतलब स्वतः, पोषी मतलब जो ऊर्जा के लिए भोजन बनाते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो जीवधारी अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, या कह सकते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग जो है मनुष्य या जितने भी जीव जंतु जो हैं, अधिकतर जंतु जो हैं वह क्या होते हैं? विषम पोषी। हम लोग दूसरे अन्य जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरे जीव जंतुओं पर या पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग किस में आते हैं? विषम पोषी पोषण में आते हैं। हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। और ये क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का प्रयोग करते हैं ऊर्जा के लिए। जटिल कार्बनिक यौगिक का उपयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कि जटिल कार्बनिक यौगिक का पाचन करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए इनमें क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखना। तो विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब स्वपोषी पोषण क्या होता है? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे कि पादप, अधिकतर पादप जो है मतलब कि पेड़ पौधे, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो यह क्रिया क्या होती है? यह पेड़ पौधे में क्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों की, उसमें पर्णहरित पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से वे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को
ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज ये क्या हमारा, यह है ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल देते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। जैसे कि हमारे पादप जो पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन खुद से बनाते हैं, या बनाते हैं किस प्रकार के, इनकी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, मतलब कि क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज के रूप में बदल देते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है, तो मनुष्य में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, उनको तोड़कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। फिर उसमें मनुष्य में क्या होता है, पाचन होता है। पाचन में क्या होता है, प्राप्त ग्रहण किए हुए भोजन को चबाना, निगलना, उससे पोषक तत्वों को शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसके लिए एक तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, जिसको क्या बोलते हैं हम, पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र में बहुत से भाग होते हैं, इसमें मुख्य जो होता है उसको बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल। अब चाहे तो कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बना सकते हैं आहार नाल का। आप चाहे तो कुछ इस प्रकार से ये आहार नाल का चित्र बना सकते हैं। यहां पर यह कुछ इस प्रकार से होता है हमारा आहार नाल। तो इस प्रकार से आहार नाल का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर आमाशय होता है और यहाँ पर एक श्वास नली होती है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा आहार नाल होता है। तो आहार नाल में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा, जहां से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। और इसमें क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम भोजन को चबाना, उसको छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना आदि कार्य करते हैं। उसके बाद जो होती है वह होती है ग्रसनी। क्या होती है, ग्रसनी, जो कि हमारी सांस और भोजन नली को अलग करती है। यहाँ से हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं और यहाँ से नाक से हम सांस लेते हैं, तो इसको क्या करती है, ग्रसनी हमारी अलग करती है। इसमें कोई पाचन का कार्य नहीं होता है। और इसी मुख गुहा में हमारी नीचे क्या होती है, जीभ पाई जाती है। जीभ का कार्य क्या है, वह भोजन को उलटती पलटती है तथा इस प्रकार निगलने में भी सहायक होती है। और इसी ग्रसनी के पास में लार ग्रंथि भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। तो मनुष्य में 3 जोड़ी, कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। यहां पर होती है ग्रास नली। क्या होती है, ग्रास नली। तो ग्रास नली में हमारा भोजन जो होता है कर्मानुकंचन गति द्वारा, कर्मानुकंचन गति के इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति होती है। इसको क्या बोलते हैं हम, कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं। तो इसके द्वारा भोजन हमारा धीरे धीरे यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है, आमाशय में। कहाँ पर आता है, आमाशय में। आमाशय में हमारा क्या होता है, HCl होता है। क्या होता है, HCl, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि यहाँ पर अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम क्यों बनाता है, क्योंकि इस आमाशय में जठर रस निकलता है। क्या निकलता है, जठर रस, जो कि हमारे प्रोटीन को अपघटित करने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि यदि अम्लीय माध्यम नहीं होगा तो हमारा जठर रस जो है या पेप्सिन जो एंजाइम होता है हमारा, वह कार्य नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, हमारे अम्ल से हमारी
इसकी आमाशय की रक्षा प्रदान करता है, अन्न से रक्षा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, पाचन हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर पूरा पाचन हो जाता है, तो इसका आंसर है नहीं। तो हमारा पूरा पाचन कहाँ पर होता है, तो हमारा संपूर्ण पाचन आमाशय से जब भोजन आगे जाता है इस भाग में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत। छोटी आंत में जो होता है हमारे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और उसके बाद फिर जाता है भोजन बड़ी आंत। ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में हमारे भोजन का अवशोषण होता है। हमारे भोजन का नहीं, जल का अवशोषण होता है। जो इसमें भोजन में जल होता है उसका अवशोषण कर लेती है। तथा और बड़ी आंत का कार्य क्या है, जहाँ इस पचे हुए भोजन को मल द्वारा या गुदा द्वारा बाहर कर देती है। जो हमारा यह बड़ी आंत है या मलाशय द्वारा या गुदा द्वारा हमारे जो बेकार है अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं उसको क्या करती है, बाहर निकालती है। क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सारा भोजन तो हमारा पोषक तत्व तो नहीं होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ अपशिष्ट भी मिले रहते हैं, कुछ अपशिष्ट भी मिले रहते हैं। तो जो अपशिष्ट बच जाते हैं उसको यहाँ से बाहर निकालना होता है। तो इस प्रकार से हमारा पाचन तंत्र होता है। इसके मुख्य भाग क्या क्या है, आहार नाल मेन है। आहार नाल में क्या होता है, मुख गुहा। नंबर 1 क्या होता है, मुख गुहा। मुख गुहा में होता क्या है, इसमें भोजन निगला जाता है या गुहिका टाइप से होती है। इसमें 32 दांत पाए जाते हैं जो कि भोजन को चबा चबा कर उसको छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं। तथा आगे क्या होती है, ग्रथनी होती है। ग्रथनी में लार ग्रंथि पाई जाती है। और इसी मुख गुहा में जीभ होती है हमारी, जो भोजन को उलटती पुलटती है तथा निगलने में सहायता प्रदान करती है। और जो लार होती है वह लार क्या करती है, जो बैक्टीरिया उसको मारती है और भोजन को लसलसा बनाती है, जिससे कि हमारा भोजन अंदर पेट के अंदर निकल सके आसानी से। उसके बाद ग्रास नली। ग्रास नली में क्या होता है, कर्मानुकुंचन। ये बात याद रखना, क्या होता है, कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है। और आमाशय में हमारा क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारा अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम क्यों, क्योंकि अम्लीय माध्यम में हमारा यह जठर रस, जो कि हमारा पेप्सिन, क्या बोलते हैं, पेप्सिन, यह एंजाइम कार्य करता है जो कि प्रोटीन को अपघटित करता है। और म्यूकस होता है इसी आमाशय में। म्यूकस क्या करता है, अम्ल से इसकी आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पाचन होता है, परंतु पूर्ण रूप से पाचन यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, यह भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट यह बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में भोजन में जल का अवशोषण हो जाता है और बचा अपशिष्ट क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यह क्या है, हमारा मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। इस प्रकार से डायग्राम आपके बुक में मिल जाएगा, उसको आप बना लेना, या आप चाहते हैं तो यहाँ पर एक इमेज ऐड कर दिया जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पाचक ग्रंथियां। क्या लगाना है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, पाचक ग्रंथियां। तो पाचक ग्रंथियां जो है हमारे शरीर में मुख्यतः 3 है। एक तो लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत और नंबर 3 अग्न्याशय। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार ग्रंथि। यदि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से पूछता है कि पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनके कार्य बताइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। लार ग्रंथि कितनी, पाचक ग्रंथियां कितनी होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मुख गुहा। मुख गुहा मतलब मुंह जो होता है, ये उसके अंदर हमारी लार ग्रंथियां होती है। कितनी होती है, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी कहना है अथवा 6 कह सकते हो। 3 जोड़ी बोलो या फिर 6 बोलो, एक ही बात है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनसे होता क्या है, आपने देखा होगा जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन में एक चिकना सा लिसलसा पदार्थ निकलता है, वही क्या होता है, हमारा लार होता है, जो कि हमारा लाला ग्रंथ अथवा लार ग्रंथ से निकलता है। यह जीभ के दोनों ओर 3-3 पाई जाती हैं।
और इनका कार्य क्या है, यह भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है और यह भोजन को लसलसा करके चिकना करती है, जिससे हमको निगलने में आसानी रहती है। तो यह हमारे लार ग्रंथि के कुछ कार्य हैं। नंबर 2 देखते हैं यकृत। तो यकृत क्या होता है, ये देख सकते हैं यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। यह जो है हमारे शरीर की काफी ज्यादा बड़ी ग्रंथि है। जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। और यह ग्रंथि पित्त रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पित्त रस का। पित्त रस का निर्माण करती है। इसके ऊपर एक थैली नुमा लटकी रहती है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। इसी पित्ताशय में पित्त रस जो होता है भरा रहता है और यह पित्त रस जाकर भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। यह पित्त रस क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन तथा एमिनो एसिड के रूप में संचित करता है। इसमें जो होती है लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह संचित रहती हैं। इसी में लाल रुधिर कणिकाओं का टूट फूट व निर्माण कार्य भी किया जाता है। यहीं से लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं निकलती हैं, कह सकते हैं। और यहाँ से रुधिर का 1/3 हिस्सा संचित रहता है। तो यह हमारे शरीर की एक मुख्य पाचक ग्रंथि है। इसको याद रखना, इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है और इससे पित्त रस निकलता है। क्या निकलता है, पित्त रस। इसके ऊपर एक थैली नुमा लगी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो यह ध्यान रखना है इसको। लीवर के ऊपर एक थैली नुमा रहती है, जिसको पित्ताशय बोलते हैं और इसी में पित्त रस बनता है। और जो जाके जो भोजन होता है, यहाँ पर HCl निकलता है, यहाँ पर आमाशय के अंदर, तो उसको क्या करता है, क्षारीय माध्यम बनाता है, जिससे कि वह आगे जाकर उसका अवशोषण हो सके। उसके खाद्य पदार्थों का, जो मेन पदार्थ है, उसका अवशोषण किया जा सके। तो इस प्रकार से यह यकृत है। नंबर 3 है अग्न्याशय। नंबर 3 कौन से, अग्न्याशय। यह आमाशय के ठीक नीचे 18 सेंटीमीटर, कितनी, 18 सेंटीमीटर लंबी, 18 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसका कार्य क्या है, यह एमिनो एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है तथा वसा को वसा अम्ल में बदलता है। तो यह यहाँ पर पाई जाती है। इसको ध्यान में रखना है। यह 18 सेंटीमीटर लंबी लाल रंग की ग्रंथि होती है, जो कि प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करती है, जो कि हमें प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। तो यह है अग्न्याशय। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए श्वसन, रेस्पायरेशन। तो देखते हैं श्वसन क्या होता है। सभी जीवधारी जो है, चाहे वह पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु, सबको कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती। तो अधिकतर जीवधारी कार्बोहाइड्रेट, किसका, कार्बोहाइड्रेट का विघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। और जंतुओं में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल निकलता है। जैसे कि देख सकते हैं C6H12O6, यह क्या है, हमारा ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज। और +6O2, यह क्या है, हमारा ऑक्सीजन है या फिर कह सकते हैं वायु है। यहां पर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। प्लस 673 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया में देख सकते हैं ग्लूकोज के एक अणु से हमें 673
किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वसन है क्या? श्वसन वह है जिससे जीवधारी जो होते हैं ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य। कहाँ पर? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस होती है। कोशिका द्रव्य के माइटोकॉन्ड्रिया में यह जीवधारियों में प्रोसेस होती है और इसमें एडीपी ऊर्जा जो होती है, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में हमारे शरीर में कोशिका को प्राप्त होती है। यह रिएक्शन क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां से एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदला जाता है। तो यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया होती है। अब श्वसन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आक्सीय श्वसन, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब इस प्रकार का श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वहां पर क्या बनता है? जैसा कि देख सकते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस श्वसन में हमें 38 एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 38 अणु प्राप्त होते हैं। यह क्रिया जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसी रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। दूसरा होता है अनाक्सीय श्वसन। क्या होता है? अनाक्सीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। यह प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसके लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ऑक्सीजन नहीं है तब भी यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। और इसमें बनता क्या है? एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जल का निर्माण नहीं होता है और इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है 27 किलो कैलोरी। कितनी प्राप्त होती है? 27 किलो कैलोरी। देखते हैं यहाँ पर हम ग्लूकोज का एक अणु C6H12O6 एरो C2H5OH, यह हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल है। यह क्या है? एथिल अल्कोहल है। यदि आपने केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहां पर आप पढ़ सकते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि एथिल अल्कोहल क्या होता है, इसके गुणधर्म क्या है। तो यहाँ पर हमारा एथिल अल्कोहल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 27 किलो कैलोरी हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यह क्या होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब अनाक्सीय श्वसन। इस प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर हमें जो ऊर्जा मिलती है वह 2 एटीपी। कितने मिलती है? 2 एटीपी। 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 अणु में प्राप्त होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 38 अणु में प्राप्त होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं ऑक्सीय श्वसन में हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है और इसमें क्या होता है? बहुत कम ऊर्जा मिलती है। इसमें अंतर भी लिखने को आता है कि ऑक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में अंतर बताइए। तो क्या लिखेंगे? यह जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है और इसमें ऊर्जा जो होती है कम मात्रा में प्राप्त होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीय श्वसन है वह माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है इसकी प्रोसेस और अनाक्सीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें इसके अंतर में आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मानव का श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो होता क्या है? जो भोजन करते हैं हम उसको विघटित होने के लिए, हमें विघटित करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगा? नसा द्वार से। नसा द्वार से होते हुए हमें फेफड़ों में जाएगा। तो इस प्रकार से
ऑक्सीजन ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फेफड़े 2 जोड़ी पाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से फेफड़े होते हैं हमारे यहाँ पर। तो नसा द्वार से नसा गुहा में जाती है और नसा गुहा और मुख गुहा के बीच तालु पाया जाता है, जिससे होता यह है कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते टाइम भी हमारी जो श्वसन क्रिया है वह जारी रहे, वरना श्वसन क्रिया रुक जाएगी। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तालु पाया जाता है, जो कि हमें भोजन नली और श्वास नली को अलग करता है। उसके बाद जो नसा गुहा होती है वह ग्रसनी से होते हुए हमारी श्वास नली में आ जाती है। श्वास नली में आ जाती है और इस पर एक ढक्कन लगा रहता है, जो कि वहां पर भोज्य पदार्थों को जाने से रोकता है। और इसके बाद ये जो हमारी श्वास है ये फेफड़ों में आ जाती है। श्वसनिकाओं में बहुत सारी इस प्रकार से शाखाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। और इसमें जो सबसे छोटा पार्ट रहता है इसको बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं? कूपिका। यह झिल्लियों से ढका रहता है और यहीं पर हमारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो यह इस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य करता है। सबसे पहले क्या होता है, नसा द्वार होता है, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। फिर नसा द्वार से जो है नसा गुहा में पहुंचती है। नसा गुहा और मुख गुहा के मध्य तालु होता है, जो कि इसलिए लगा रहता है कि हमारे भोज्य पदार्थ और श्वास नली में थोड़ा अंतर रहे, वह एक में मिक्स ना हो और हमें भोजन करते टाइम भी सांस लेने में आसानी रहे। उसके बाद मुख गुहा, नसा गुहा से ग्रसनी पे एक ढक्कन लगा रहता है, जिसके कारण भोज्य पदार्थ अंदर नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद यह नसा जो श्वसनली होती है यह श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और श्वसनिकाओं के जो लास्ट में बहुत छोटे छोटे पार्ट रहते हैं इसको क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं, जहां से हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन से भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का विघटन होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, मानव में वहन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि इस शब्द से समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट करना। जैसा कि आपने देखा होगा जो वाहन होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह जो होते हैं, ट्रक को लिखा रहता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो उसका क्या अर्थ है कि किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो यह कार्य जो है ट्रांसपोर्टेशन का कार्य हमारे शरीर में रुधिर यानी कि ब्लड करता है। तो हमारे शरीर में जो रुधिर होता है वह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। अब यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है तो यह किन किन वस्तुओं को ले जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। रुधिर जो होता है सामान्य मनुष्य में 4 से 5 लीटर पाया जाता है तथा 6 से 7%, कितना, 6 से 7% भार के बराबर पाया जाता है, भार के बराबर पाया जाता है। और यह रुधिर जो होता है यह तरल ऊतक होता है। किस प्रकार का होता है, तरल ऊतक होता है, तरल ऊतक होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, रुधिर कैसा ऊतक होता है, तरल ऊतक होता है। यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हमें क्यों है, क्योंकि हमने जो भोजन ग्रहण किया उससे जो ग्लूकोज बना हमारा, वह कहाँ बना, आमाशय में। हमारा कहाँ पर बना, आमाशय में। मान लेते हैं आमाशय में या छोटी आंत में। तो वहां से ग्लूकोज तो हर एक कोशिका को, एक एक कोशिका जो आप देख रहे हैं, प्रत्येक को जरूरत है ऊर्जा की, ठीक है। तो इसलिए इस ग्लूकोज को ले जाने का कार्य कौन करेगा, हमारा रुधिर करेगा। या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन। जैसा कि अभी आपने पढ़ा श्वसन तंत्र में क्या होता है,
ऑक्सीजन अंदर आती है फेफड़ों के द्वारा, जो लंग्स हमारे होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो जो ऑक्सीजन आ रही है अंदर वह फेफड़ों तक आई, उसके आगे कौन ले जाएगा? हमारा रुधिर। कौन ले जाएगा? रुधिर। ब्लड हमारा आगे ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक ले जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से लाके बाहर निकालता है। तो यह ट्रांसपोर्टेशन का कार्य रुधिर का होता है। इसके मुख्य 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट होता है प्लाज्मा। क्या पार्ट होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है, यही जो रुधिर का यही एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारा तरल रूप में पाया जाता है, तरल रूप में। और इसमें जो होता है हमारी जीवित कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं तथा इसमें ग्लूकोज, अमोनिया आदि चीजें भी इसमें तैरती रहती है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, उसका नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये हमारे जो प्लाज्मा में के अंदर ये धसी रहती हैं एक टाइप से, और यही हमारा ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक ले जाते हैं। तो पूरे शरीर तक ले जाने का कार्य कौन करती है? लाल रुधिर कणिकाएं करती है तथा प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड भी ये वापस लाती है। और नंबर 3 पार्ट है इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो यह जो है श्वेत रुधिर कणिकाएं, यह हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह जो बैक्टीरिया हमारे नुकसानदायक होते हैं उससे यह क्या होता है? लड़ता है और हमें प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त करता है। नंबर 4 इसमें जो होता है वह होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जैसा कि आपने सुना होगा भी, जो डेंगू बहुत ज्यादा वायरल फीवर चल रहा था उसमें बोलते थे कि प्लेट्स कम हो गई, प्लेट्स कम। वो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। तो यदि इनकी संख्या कम हो जाती है तो रुधिर जो होता है हल्का पड़ जाता है। इनका कार्य क्या है? यदि जैसे कहीं घाव हो जाता है या कट जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा थक्का टाइप से जम जाता है, एक रुधिर का थक्का जम जाता है, जो कि इन्हीं प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लाज्मा ही कहते हैं इंग्लिश में, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी, आपने शायद सुना होगा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। तो यह हमारे मानव में वहन तंत्र के मतलब ट्रांसपोर्टेशन के मुख्य भाग है। नंबर 1 क्या है? प्लाज्मा कैसा होता है? तरल होता है। उसके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में एक एक कोशिका तक पहुंचाना तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आना। नंबर 3 होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। यह हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है। और प्लेटलेट्स क्या होता है? जब हमें घाव हो जाता है या हम कट जाते हैं तो वहां पर यह खून का थक्का बना देती है, जिससे कि और ज्यादा खून हमारा बाहर ना निकले। तो ये मुख्य पार्ट है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव में वहन पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मानव में परिसंचरण तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो इसके 2 पार्ट हैं। नंबर 1 रुधिर परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 लसिका परिसंचरण तंत्र। तो यह जो है यहाँ पर हाई स्कूल में इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन रुधिर परिसंचरण तंत्र को डिटेल्स में पढ़ते हैं। इसमें नंबर 1 होता है हृदय, जिसको बोलते हैं हार्ट। जानते होंगे आप सब लोग हृदय क्या होता है? हृदय के बारे में पहले पढ़ते हैं। हृदय जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब पेशी ऊतक है, जो मुट्ठी के आकार का होता है और इसके चारों ओर एक थैली नुमा आवरण लगा रहता है जो इसकी रक्षा करता है। और हृदय में, मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। कह सकते हैं कि 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले जो दोनों कमरे हैं उनको कहते हैं अलिंद, मतलब कि आरिकल्स। और नीचे वाले जो दोनों कमरे हैं उसको कहते हैं निलय।
क्या कहते हैं? निलय। वेंट्रिकल क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। और इस साइड वाला यह ऊपर का, क्योंकि दोनों ऊपर के क्या होते हैं? आर्कल्स मतलब कि अलिंद कहलाते हैं, और नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स मतलब कि निलय कहलाते हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये बायां अलिंद। ध्यान रखना है, बायां अलिंद। इसको नोट्स पे बनाते हुए ध्यान रखना कि जब हम बनाएंगे तो दाहिने साइड आएगा वो बायां अलिंद होता है, और जो इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड वो क्या होता है? दायां अलिंद। क्या होता है? दायां अलिंद। इसी प्रकार से यह वाला दायां निलय, दायां निलय, और ये वाला क्या हो जाएगा? बायां निलय, बायां निलय। तो हमारे हार्ट में कितने कमरे होते हैं? 4 कमरे होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? 4 लोग रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो इधर ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, और ये दायां निलय और बायां निलय। इनसे हमारी जो होती है रुधिर वाहिनियां, क्या जुड़ी रहती हैं? रुधिर वाहिनियां। देखते हैं रुधिर वाहिनियां। तो रुधिर वाहिनियों में जो पार्ट होते हैं उसमें धमनी हमारा होता है, धमनी और सिरा। धमनी और सिरा। धमनी को हम बोलते हैं कि यह शुद्ध रुधिर वाहिनी है, मतलब इसमें जो होता है शुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यह कहना ज्यादा सही नहीं है, उसको हम अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर समझते हैं धमनी में क्या होता है। धमनी जो होती है शरीर की ओर रक्त ले जाती है। शरीर की ओर रक्त ले जाती है, इसका क्या अर्थ है? इसमें ऑक्सीजन रहेगा। क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तो धमनी जो होती है वह ऑक्सीजन युक्त, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त, मतलब कि O2 युक्त रुधिर जो है शरीर की ओर ले जाती है। इसको क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। और सिरा जो होती है यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय की ओर लाती है। शरीर से, पूरे शरीर से हृदय में लाती है। ठीक है, तो हृदय में लाती है तो क्या लाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है? CO2 युक्त रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह है धमनी और सिरा। अब उसके बाद एक धमनी और एक सिरा हमारा फेफड़ों से ज्वाइंट होता है। फेफड़ों से जो श्वसन तंत्र में कार्य करते हैं हमारे लंग्स, उनसे ज्वाइंट रहता है। तो उसको हम फुफ्फुस धमनी, जो धमनी का सिरा फेफड़ों से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। और जो सिरा का जुड़ा रहता है फेफड़ों से उसको क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं। फुफ्फुस सिरा। धमनियां जो होती है ये पतली होती है और इनमें कोई वाल नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त भरा हुआ है। शुद्ध रक्त चाहे जहां पर जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध रक्त का अर्थ है कि इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है। और सिरा में जो होता है वाल पाए जाते हैं। वाल इसलिए ताकि जो यहाँ पर वाल लगे रहते हैं, जिसके कारण कि मतलब अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वह वापस हमारे शरीर में न जाने पाए। अगर वह जाएगा तो क्या हो जाएगी? फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब यह धमनी और सिराएं आपस में कहीं पर मिलती हैं तो बहुत ज्यादा बारीक हो जाती हैं। जब बहुत ज्यादा बारीक महीन हो जाती हैं तो इसको क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। तो यह बात भी ध्यान में रखना है, जहां पर मिलती हैं उस जॉइंट को क्या कहते हैं? कोशिकाएं। क्योंकि जा रहा है तो इसको आना तो पड़ेगा इधर से। ये गई धमनी और ये सिरा, तो ये कहीं ना कहीं पर तो मिलेंगी, ये अशुद्ध रक्त एकत्रित करेगी। तो जहां पर जॉइंट होती है इसको क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं। इसको एक बार फिर से समझते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र। नंबर 1 होता है हार्ट। हार्ट हमारा क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब कि पेशीय ऊतक है जो फेफड़ों के मध्य में स्थित रहता है। मुट्ठी के आकार का होता है, फेफड़ों के मध्य, लेकिन हल्का बाईं तरफ स्थित रहता है। और इसके चारों ओर आवरण रहता है जिसको हम हृदय आवरण बोलते हैं। यह थैलीनुमा होता है और इसमें 4 कमरे पाए जाते हैं, 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले दोनों कमरों को अलिंद और नीचे वाले दोनों कमरों को निलय कहते हैं। अलिंद में इधर वाला दायां अलिंद और ये बायां अलिंद, और निलय में इधर वाला दायां निलय और यह बायां निलय। तो यह हो गए हार्ट के कुछ पार्ट। उसके बाद देखते हैं रुधिर वाहिनियां, जो
हृदय से, हृदय हमारा क्या है, पंप है, एक मोटर है जो रुधिर को केवल पंप करता है, लब डब लब डब। और उसके बाद धमनी क्या करती है, हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है वह पूरे शरीर में ले जाती है। और सिरा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर वापस हृदय में लाती है। और यह हृदय क्या करता है, फेफड़ों से, हमारे जो लंग्स होते हैं उनका ज्वाइंट रहता है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वहां फेफड़ों में रहता है, फेफड़े उसको बाहर निकाल लेते हैं, और फिर से जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो दूसरी यहाँ पे फुफ्फुस सिरा से वापस आ जाता है हृदय में। फिर इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। आई होप आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया होगा। और लसिका परिसंचरण तंत्र जो है, यह एक तंत्र होता है जिसमें हमारे कुछ चीजें हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, तो उसका रुधिर में पुनः आदान प्रदान नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारा लसिका तंत्र कार्य करता है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। और ये जो हार्ट का चित्र बना हुआ है, इसको यहाँ पर आपको फोटो मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा और ये नोट्स कर सकते हैं अगर आप नोट करना चाहें। नेक्स्ट हेडिंग है मानव में उत्सर्जन, और यह इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। तो मानव में उत्सर्जन का अर्थ क्या है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सारी चीजें जो होती है वह ऊर्जा तो प्रदान नहीं करती, कुछ चीजें जो होती हैं अपशिष्ट के रूप में, मतलब बेकार चीजें जो होती हैं उनका बाहर निकालना अति आवश्यक है, मलमूत्र के रूप में जो कि हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि यदि हम बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को हानि होगी। जैसे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर को हानि भी पहुंचेगी। इसलिए इसको बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है, यहाँ पर मुख्य जो होता है उसमें बात करते हैं मानव में उत्सर्जन। तो यहाँ पर उत्सर्जन के लिए कुछ पदार्थों को बाहर निकालना, जैसे कि मुख्य रूप से हमारा यूरिया निकालने के लिए हमें वरक को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी आप जानते होंगे। किडनी कार्य में आती है, फिर मूत्राशय और मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, ये सारी चीजें मिलके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करती हैं। बात करते हैं वरक की। यदि हम बात करें वरक क्या होता है, किडनी। तो आप सब जानते हैं मनुष्य में जो वरक होता है एक जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ी मतलब कि 2 संख्या में, या कितने होते हैं, 2 पाए जाते हैं। यह कशेरुकी दंड के दाहिनी और बाईं तरफ, कशेरुकी दंड मतलब जो यह रीढ़ की हड्डी होती है इसके दाहिनी और बाईं ओर दोनों तरफ कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे वरक होते हैं एक जोड़ी। और इनके ऊपर जो होता है यह अधिवरक ग्रंथ, कौन सी ग्रंथ पाई जाती है, अधिवरक ग्रंथ, जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ से मूत्रवाहिनी मतलब यहाँ से जो फिल्टर होता है पानी, मूत्रवाहिनी से होके मूत्राशय में इस प्रकार से यह बना रहता है, मूत्राशय। फिर यहाँ पर मूत्र मार्ग द्वारा यूरिया को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका मुख्य पार्ट होता है वरक, जिसको हम किडनी बोलते हैं। यह एक जोड़ी पाए जाते हैं और यह सेम के बीज के आकार के, किस प्रकार के होते हैं, सेम के बीज के आकार के पाए जाते हैं। और इसमें जो होते हैं इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई, और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के होते हैं। और यह कशेरुकी दंड का अर्थ है जो हमारे यह रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कशेरुकी दंड। इसके दाहिनी और बाईं ओर पाए जाते हैं। दाहिना वरक जो होता है हल्का ऊपर होता है, बायां वरक थोड़ा सा नीचे होता है। इसके ऊपर यह देखे होंगे एक जमा रहता है फेट टाइप से, यह क्या होता है,
अधिवरक्त ग्रंथि होती है जिसको हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके द्वारा फिर मूत्र वाहिनी द्वारा जो यूरिया हमारा होता है, बेकार अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जबकि यूरिया, यहाँ से मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में फिर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यह होता है मनुष्य में उत्सर्जन, और उत्सर्जन तंत्र का मेन पार्ट याद रखना है क्या होता है, किडनी होता है जो कि यूरिया को बाहर निकालता है। इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है जीव प्रक्रम। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर। कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा है, और लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आया है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।